बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भी बहुत ही इवेंटफुल डे रहा है। कल रात से ही चीज़ें बड़ी हैपनिंग्स हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। एक तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त, वो पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और ईरान ने गुज़श्ता रात जो बलूचिस्तान पर अटैक किया, मिज़ाइल से अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान का फौरी रिएक्शन जो आया है, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर ईरान के साथ अपने सफ़ारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए हैं, मुनक़ता कर दिए हैं। ईरानी सफ़ीर को पाकिस्तान से मुल्क़बदर कर दिया गया है, करने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। तो सफ़ारती ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान मुअत्तल हो गए। लेकिन ये चीज़ बड़ी गौर करने वाली है, बड़ी सोचने वाली है कि जो हम पिछले 16 महीने से देख रहे थे, जो गवर्नमेंट पिछली थी या मौजूदा भी अगर हम बात करें, तो ऐसा क्या है कि हमारे नेबरहुड में 4 ममालिक हैं मेनली। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ चाइना है। 4 में से 3 ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात इंतहाई इस वक्त कशीदा और ख़राब हो चुके हुए हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? फिर नाज़रीन, हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, नून लीग के साथ एक बड़ा हाथ हो गया है। नून लीग के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया और एक बड़ा हाथ होने वाला है। नून लीग बड़े ख्वाब सजा के बैठी थी कि सेंटर में भी गवर्नमेंट हमारी होगी, पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट हमारी होगी। लेकिन पंजाब में नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, क्योंकि अलीम खान के वज़ीर आला पंजाब बनाए जाने के हवाले से बहुत शोर मच चुका है। नून लीग बहुत मुश्किल में फंस चुकी है और ये ऐसा कड़वा घोंट है जो नून लीग ना इससे निगल पा रही है ना उगल पा रही है। होने क्या जा आने वाले दिनों में इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज़ कल आई थी कि इंतखाबी निशानात चेंज किए जाने का, जो वो कह रहे थे कि मज़ीद अगर करते हैं तो फिर इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, ये क्यों कहा गया है? इसका भी एक पस मंज़र है, इसका भी हदफ जो है कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ है। इसमें मैं बात करूँ आगे चल के। और शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने वापस बुला लिया सिंध से अपनी कैंपेन फौरी तौर पर मुअत्तल करके। लेकिन शेर अफजल मरवत ने कल तक अपनी कैंपेन जारी रखने का फैसला किया है। और तहरीक इंसाफ की वकला के दरमियान एक और झड़प भी हुई है, उस पर बात भी मैं करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपका फीडबैक, वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। इससे मुझे अपने चैनल की क्वालिटी को, कंटेंट को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं जनाब, एक तो शेर अफजल मरवत से मैं ज़रा शुरू करता हूँ। शेर अफजल मरवत के हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले काफ़ी अरसे से। एक बात मैं अक्सर कर चुका हूँ कि शेर अफजल मरवत जो है वो जज्बाती है, लॉयल है, इमरान खान के साथ बहुत कमिटेड है, जो अब तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और अब हुआ यह है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी में ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से पार्टी में जो है, चूँकि इमरान खान के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर बंदा है वो शेर अफजल मरवत है। और उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा पार्टी में लोगों को तकलीफ़ होती है कि भाई ये बंदा एकदम से आया और छा गया पार्टी के अंदर। तो कल जो हुआ था, हामिद खान ने और उससे पहले पिछले हफ्ते तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन ने भी उनके खिलाफ बयानात दिए थे। तो कल उन्होंने अपनी कैंपेन पहले मुअत्तल करने का, फौरी तौर पर रोकने का फैसला किया था। बाद में फिर उन्होंने कहा वर्कर से कहने पर मैंने अपनी कैंपेन दोबारा जारी रखने का फैसला किया है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये किया कि ये कहा गया, आज तहरीक इंसाफ के मरकज़ी मीडिया ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने फौरी तौर पर अपनी सिंध में सियासी सरगर्मियाँ यानी इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल करके वापस आने का कहा है कि फ़ौरन इस्लामाबाद रिपोर्ट करें। लेकिन शेर अफजल मरवत ने अपना प्रोग्राम जो है वो एज़ इट इज़ उसको जारी रखा है। और सिंध में आज भी वो जलसे उन्होंने किए, कल भी वो कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। कल तक उनकी कैंपेन जो है वो सिंध में जारी रहेगी, अब तक उनका जो फैसला सामने आया है। बाकी एक ख़बर अभी सामने आई है मेरे पास कि तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं के कागज़ात नामज़दगी जो है वो मुस्तरद हो गए हैं। आज़म सवाती आम इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ना लड़ने के बयान पर आज़म सवाती का केस निपटा दिया है। फिर इमरान खान के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो गए हैं, वो नहीं एक्सेप्ट हुए लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की जानिब से। फिर हमाद अज़हर, फवाद चौधरी, परवेज़ इलाही के भी कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो गए हैं। सनम जावेद के भी कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो गए हैं। तो ये एक ख़बर आई है जो कि आज फैसला देना था, जो बने हुए थे लार्जर बेंचेस बने हुए थे डिवीजनल बेंचेस के बाद, उन्होंने इनके कागज़ात नामज़दगी को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, फिर एक और मामला जो है जनाब, वो इस वक्त जो मैं बात कर रहा था आपके सामने कि नून लीग एक बड़ी मुश्किल में पड़ने वाली है, और बल्कि पड़ चुकी है, ठीक ठाक मुश्किल में पड़ चुकी है। नून लीग को लगता था कि इमरान खान के निकल जाने के बाद सारा मैदान हमारे लिए खाली हो जाएगा और हम ही अस्त, हर तरफ हम ही अस्त होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। नून लीग के साथ एक तो ये हो रहा है, पहले बलूचिस्तान के अंदर एंट्री मारी मियां नवाज शरीफ ने जाके, वहाँ से कुछ बंदे शामिल हुए। लेकिन बलूचिस्तान की मैं आपको खबर आज दे रहा हूँ कि बलूचिस्तान जो है वो नून लीग के बजाय पीपल्स पार्टी को देने का फैसला हो गया है। बलूचिस्तान ने की हुकूमत शायद पीपल्स पार्टी को दे दी जाएगी, नून लीग को वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। मैक्सिमम अगर हुई भी तो नून लीग कोलिशन के अंदर शामिल होगी। जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट होगी दैट विल बी लेड बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरा, पंजाब भी नून लीग को शायद ना मिल सके। अब उनके साथ एक बड़ा हाथ होने वाला है कि पंजाब में ये हो रहा है कि कमिटमेंट जो है नून लीग के साथ, जो भी कमिटमेंट्स थी वो सिर्फ सेंटर की हद तक ऑनर की जा रही है। और सेंटर में भी कुछ मसाइल चल रहे हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। कि जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए थे, मैंने उस वक्त एक बात की थी, आप मेरी वीडियो उठा के देख लें उस दिन की,
मैंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ हो जाएगा, जो मुझे नज़र आ रहा है कि बुलाया इसलिए गया कि पाकिस्तान में आए, जलसे करें, पार्टी का वर्कर जो कि डीमोटिवेटेड था उसे दोबारा से मोटिवेट करें, मुतहर्रिक करें, जलसे करें, पार्टी को जो कि पार्टी बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हुई थी पाकिस्तान के अंदर, तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग जो है वो अपने वोट बैंक को ज़रा कंसोलिडेट करेगी मियां नवाज शरीफ के आने से। अब एंड पे जब हुकूमत साजी का मरहला आएगा तो तब जाके शायद नवाज शरीफ गेम से आउट हो जाए और शहबाज शरीफ ही उस वक्त वज़ीर आज़म की दौड़ में हों। अब भी खबरें यही आ रही हैं कि वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ ज़्यादा फेवरेट है और नवाज शरीफ भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस वक्त जो ख्वाहिश है वो शहबाज शरीफ के आगे आने की ख्वाहिश नज़र आ रही है अहम हलकों की जानिब से। और पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से मैं मुसलसल बात करता आ रहा हूँ कि पंजाब की वज़ारत आला के लिए वैसे तो मरीम नवाज़ कैंडिडेट है, पंजाब की वज़ारत आला के लिए सबसे बड़ी कैंडिडेट मरीम नवाज़ है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि इलेक्शन अब शुरू होने वाला है, इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, कैंपेन शुरू हो चुकी है, तमाम सियासी जमातों की उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है नून लीग वज़ीर आज़म की बात तो करती है कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ होंगे, लेकिन वज़ीर आला की बात बिल्कुल नहीं करती नून लीग। कल एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई जब शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया मुनीफ फारूक को, और ये इंटरव्यू दिया किस चैनल पे? अलीम खान के चैनल समा टीवी पर। इस इंटरव्यू में 3 मरतबा पूछा गया शहबाज शरीफ से मुनीफ फारूक की जानिब से कि आपने पीएम का तो फैसला किया हुआ, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा? यकीन जाने तीनों मरतबा शहबाज शरीफ इसका जवाब गोल कर गए, चूँकि जो मरी की मुलाकात की खबर 2 रोज़ से चल रही थी कि मरी में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, उसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ थे, या नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ थे, शरीफ ख़ानदान के अहम लोग थे, उनसे मरी में मुलाकात हुई बड़ी अहम, और इस मुलाकात में कुछ आगे हुकूमत साजी के वाले से आम चीज़ों के वाले से बातचीत हुई। तो मरी की मुलाकात में भी अब इत्तला जी सामने आ रही है कि वहाँ यही बात हुई है, वहाँ नून लीग को यही कन्वे किया गया है कि वज़ारत उज़्मा तो आपको दे देंगे, पंजाब में भी आप गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे, लेकिन गवर्नमेंट में जो है वज़ीर आला जो है वो आपकी पार्टी से नहीं होगा, बल्कि वज़ीर आला जो है वो अलीम खान को ही नून लीग एक्सेप्ट करे हर सूरत में। अब नून लीग इस वक्त बड़ी शदीद इज़्तिराबी कैफियत के अंदर है, उनके साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया है, चूँकि पंजाब के अलावा नून लीग को सेंटर की गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और शरीफ ख़ानदान का यह मसला भी रहा है कि वो अपने ख़ानदान से बाहर पंजाब की वज़ारत आला कम अज़ कम किसी को नहीं देते। वज़ारत उज़्मा के ऊपर फिर वो रिस्क उन्होंने ले लिया था एक दो मरतबा, लेकिन वो जो है पंजाब की वज़ारत आला वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। उनकी पूरी जो मेन तरजीह होती है, अवलीन तरजीह होती है कि पंजाब की वज़ारत आला जो है वो कम अज़ कम शरीफ ख़ानदान से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अब भी सोच उनकी यही है कि मरीम नवाज़ हो या शहबाज शरीफ हो पंजाब के वज़ीर आला, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अलीम खान के हवाले से नून लीग को बड़ा क्लियर वर्ड्स में बता दिया गया कि पंजाब के अगले वज़ीर आला अलीम खान ही होंगे, और ये शरीफ फैमिली से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। मुझे ये लगता है कि इन दी एंड जाके जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा शरीफ फैमिली की बिल्कुल नहीं चलेगी, तो फिर मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ ने एक ही शर्त रखनी है। वो शर्त उन्होंने ये रखनी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है हम उसे नहीं दे सकते, नून लीग से बाहर हम किसी को नहीं दे सकते वज़ारत आला अपने हाथ से। आप ये करें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जम हो जाए मुस्लिम लीग नून के अंदर, यानी अलीम खान अगर उन्हें अगर वज़ीर आला बनाना मकसूद है ही, तो फिर वो नून लीग के वज़ीर आला हों, वो IPP के वज़ीर आला ना हो, इस पार्टी को जम कर दिया जाए नून लीग के अंदर। तो ये एक शर्त रखी जा सकती है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर ये ना हुआ, IPP के वज़ीर आला के पास ही अगर जा रही हुई पंजाब की वज़ारत आला, फिर शायद नून लीग सेंटर की गवर्नमेंट भी शायद ना ले। इसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद हमारा चांस लग जाए। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, ये इतना सिंपल मामला नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और नून लीग जो है इसे अटमोस्ट कोशिश करेगी, आखिरी सांस तक फाइट करेगी कि हमें ही मिले। वैसे ये तो सारी बातें अभी तक मैं कहूँगा ये सारे मफरूज़ों पर मबनी है, इसलिए कि अभी तक नून लीग ने जो है अगर मैं मवाजना करूँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर कि नून लीग ने अपने कैंडिडेट कितनी सीटों पर खड़े किए हैं, वो पार्टी जो कि इस वक्त दावा करती है कि हम 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे सेंटर के अंदर भी पंजाब के अंदर भी, उस पार्टी ने कैंडिडेट जितने खड़े किए हैं मैं आपको ज़रा वो बताता हूँ कि अभी तक पूरी सीटों पर कैंडिडेट ही नहीं मिले नून लीग को। कौमी असम्बली की 266 में से नून लीग सिर्फ 208 नशिस्तों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकी है, बाकी कुछ सीटों पर उनका इत्तेहाद हुआ है, लेकिन 206 कैंडिडेट जो है वो नून लीग, 208 कैंडिडेट नून लीग के 266 सीटों पर से मैदान में हैं। जबकि मैं तहरीक इंसाफ की बात करूँ, वो पार्टी जो कि अब इंडिपेंडेंस के साथ मैदान में जा रही है, तहरीक इंसाफ के तमाम तर जबर के बावजूद, तमाम तर प्रेशर के बावजूद तहरीक इंसाफ ने 266 में से 266 हल्कों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं कौमी असम्बली के। फिर नून लीग आप देखें, जब 266 में से कैंडिडेट ही 208 पे खड़े किए हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हमने 2/3 अक्सरियत लेनी है, तो ये तो मुझे फिर दीवाने का ख्वाब ही लगता है। हाँ, ये चीज़ें जाके बैलेंस आउट जाके होंगी
अगर तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें नहीं मिलती, वहाँ रिजर्व सीटों में नून लीग जो है वो कोटा ज़्यादा बेहतर उठा लेगी, तो उसमें नून लीग को फ़ायदा हो सकता है, वरना यहाँ उनके कैंडिडेट जनरल सीट्स के ऊपर सारी सीटों पर खड़े नहीं हैं। फिर दूसरा जनाब जो मामला है प्रोविंशियल असम्बलीज़ का, प्रोविंशियल असम्बलीज़ में 593 टोटल सीटों में से नून लीग ने 463 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, जबकि यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 593 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। फिर अगर टोटल हम सीटों की बात करें तो 859 में से तहरीक इंसाफ ने 859 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए, जबकि नून लीग ने 859 में से सिर्फ 671 सीटों पर अपने बंदे खड़े किए। 188 नशस्तों पर नून लीग के कैंडिडेट ही नहीं है। तो फिर भी दावे कि हम 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे, ये पता नहीं फिर ये दावा कैसे है। ये मुझे रियलिस्टिक दावा या रियलिस्टिक जो है ये दावा किसी सूरत भी नज़र नहीं आता मुझे। तो सादा अक्सरियत भी अगर तो बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ तहरीक इंसाफ आती तो फिर तो मुझे सादा अक्सरियत भी नज़र नहीं आ रही थी। अभी भी मुझे सादा अक्सरियत उस तरह से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ बड़ी अच्छी तरीके से प्लानिंग और स्ट्रेटजी के तहत इंतखाबी मैदान में उतर रही है। इंतखाबी निशान लिए जाने के बावजूद कैंपेनिंग बड़ी एग्रेसिव हो रही है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और मेहनत ज़्यादा तहरीक इंसाफ कर भी रही है। और आज जो रिमेनिंग उनके टिकट्स हैं जो पेंडिंग थे, उन पर भी कैंडिडेट्स का ऐलान आज हो रहा है। तो पूरे सीटों पर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जब आ जाएंगे और वेबसाइट से भी हर तरह से कारकुनों को बताया जा रहा है कि किस जगह पे तहरीक इंसाफ का बंदा किस निशान के ऊपर खड़ा है। अल्दो कई हलकों में 5-5, 6-6 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के मुकाबले में इमरान खान की तस्वीर अपने पोस्टर के ऊपर लगाकर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन कारकुनान को मेरे ख्याल से याद यानी कि थोड़ी मेहनत तहरीक इंसाफ को ज़्यादा करनी होगी अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को बताने के लिए कि इमरान खान का नामजद करदा कैंडिडेट कौन सा है और जो बीच में आके घुसा है तहरीक इंसाफ के वोट को ख़राब करने के लिए वो कौन सा है। दूसरा जनाब अब जो मामला है तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। एक तो शेर अफजल मरवत का मैंने आपको बताया कि उस पर इशू चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, और शेर अफजल मरवत तक ही मामला ये महदूद नहीं है। लीगल टीम के अंदर भी बहुत सारे इशूज़ चल रहे हैं। आज भी जो इद्दत वाला केस है उसमें बुश हबीबी की नई दरख्वास्त आई थी 2 रोज़ पहले, जिसमें सलमान अकरम राजा उनके वकील हैं। जो पुरानी दरख्वास्त थी जो केस जो है खारिज भी हो चुका है गालिबन, उसमें चूँकि वो दरख्वास्त गुज़ार ने दरख्वास्त वापस ले रही थी, उसमें वकील थे शेर अफजल मरवत, उनके बाद फिर शुएब शाहीन उसमें वकील आ गए। लेकिन उस केस के वाले से जो है आज जब समाअत हुई भी है तो उसमें सलमान अकरम राजा जाके पेश हुए, तो शुएब शाहीन साहब ने भी वहाँ पे एंट्री डाल दी शेर अफजल मरवत की जगह पर। तो जब केस आर्गूमेंट्स अपने दे रहे थे सलमान अकरम राजा, तो जब शुएब शाहीन ने बीचों को बात करने की कोशिश की तो उसमें सलमान अकरम राजा और शुएब शाहीन में थोड़ी बहुत ज़रा नोक झोंक भी हुई। सलमान अकरम राजा ने शुएब शाहीन से कहा कि मैं जब आर्गूमेंट दे रहा हूँ तो आप प्लीज़ उसमें इंटरफेयर ना करें। तो ये एक थोड़ी सी ज़रा उनके दरमियान ज़रा हल्की फुल्की गर्मी सर्दी भी हो गई थी। तो काफ़ी इशूज़ चल रहे तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के दरमियान और पॉलिटिकल कमेटी के दरमियान भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जो है वो तेज़ होता चला जा रहा है। इस पर जो है मेरे ख्याल से इमरान खान को ख़ुद इंटरवीन करके ये मामला जो हैं वो रोकने होंगे, वरना ये तहरीक इंसाफ को, पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। एक ऐसे टाइम पर कि जब ज़ाहिर पार्टी इंतखाबात में जा रही है, तो ये जो आपस की लड़ाइयाँ हैं ये एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। किसी को इलेक्शन जिताना बड़ा आसान होता है, किसी को इलेक्शन जिताना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अजहर सदीक भी सलमान अकरम राजा के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इस बंदे ने मेरा टिकट जो है कौमी असम्बली का कंफर्म टिकट था वो उसने नहीं लेने दिया। वो भी इनके खिलाफ काफ़ी जो है बयान वगैरह दे रहे हैं, काफ़ी इनके खिलाफ हुए हैं। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि किसी को जिताना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हराना थोड़ा सा आसान होता है रिलेटिवली। जिस तरह से आपने देखा था कि 2018 में शाह महमूद कुरैशी को सूबाई असम्बली की नशिस्त पर जहांगीर तरीन ने इलेक्शन हरवा दिया था, इसलिए कि ये पंजाब का वज़ीर आला ना बन जाए। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि हरवाना थोड़ा इजी होता है रिलेटिवली किसी को सीट जिताने से। अच्छा, अब जो अगली खबर है जनाब वो है जो मैं बात कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन की कल एक प्रेस रिलीज आई थी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ इंतखाबी निशानात की वजह से तहरीक इंसाफ के लोगों ने एतराज़ किया था। जिस तरह से शहरियार अफरीदी ने कहा जी कि मुझे बोतल दे दी गई, ये बोतल के जगह मुझे कोई और इंतखाबी निशान दिया जाए, तो वहाँ से कुछ ऑर्डर्स वगैरह आए थे। तो इलेक्शन कमीशन ने रात को एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी इंतखाबी निशानात की तब्दीली का जो है अब वो सिलसिला नहीं हो सकता, हम बड़ा महंगा बैलेट पेपर होता है, ख़र्चा अलग होगा, और फिर बैलेट पेपर की छपाई शुरू हो चुकी है, जब बार बार मनसूख होंगे, चेंज होंगे इंतखाबी निशानात, तो फिर ये मामला तातुल का शिकार हो सकता है। इंतखाबात जो है फिर 8 फरवरी को कराना मुमकिन नहीं हो पाएगा, इंतखाबात फिर मुलतवी कराना पड़ सकते हैं, या मुतल्लिका जो हल्के हैं जहाँ से एतराज़ आ रहा है उन हल्कों के इंतखाबात कम अज़ कम जो है वो मुलतवी हो सकते हैं आर्जी तौर पर, यानी कि वो उन हल्कों के इंतखाबात फ़िलहाल फिर शायद ना करवाए जाएँ, वो डिले हो जाएँ, वो 8 फरवरी को ना हो सकें। ये जो सारा इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की है ना, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों किया। इस प्रेस रिलीज का असल जो मकसद है वो ये सिर्फ ये वाले हल्के नहीं है, इसका असल मकसद यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से एक रिव्यू पिटिशन लेकर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो इस रिव्यू पिटिशन पे अगर तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा हो जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने ये प्रेस रिलीज जारी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुनाया है
ये नहीं होगा ना कहना बेटी को सुनाना बहू को, तो ये भी उन्होंने प्रेस रिलीज जो थी ये बेसिकली तो ये डायरेक्टेड थी लाहौर पेशावर हाई कोर्ट और पीटीआई के कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन उन्होंने बेसिकली इनडायरेक्टली ये पैगाम दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि अगर आपने तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मामला अगर आपने दोबारा एंटरटेन किया, कोई भी अगर आपने कोई फैसला पहले वाले फैसले के खिलाफ कोई आपने फैसला दिया, अगर दोबारा बल्ला दे दिया पीटीआई को, तो बैलेट पेपर की छिपाई और बाकी मामलों की वजह से फिर इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं हो सकेंगे। और चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो पत्थर पे लकीर है। तो ये मामला जो है इसमें मसाइल जो है पैदा हो सकते हैं। बाकी क्विकली मैं ज़रा फाइनली बात कर लूँ कि जो मामला है ईरान के साथ वो ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। वैसे भी मिडल ईस्ट के अंदर ताल्लुकात काफ़ी इस वक्त हालात काफ़ी कशीदा हैं। ईरान ने इराक़ के अंदर जो है कुर्दिस्तान जो है वहाँ पर मार दिया, एक मिसाइल मार दिया। फिर इधर यमन के अंदर काफ़ी हालात ख़राब चल रहे हैं। पाकिस्तान को भी इस लड़ाई के अंदर घसीटने की कोशिश हो रही है इंटरनेशनली, लेकिन पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने दिया है आज कि एक तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर यह फैसला किया है कि ईरान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए हैं, अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया, ईरान के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने का फैसला कर दिया है, ऐलान कर दिया कि यहाँ से ईरान के सफ़ीर को निकाल दिया जाए फौरी तौर पर। और तमाम तर जो रियासती हमारे विजिट्स हैं ईरान के वो सारे के सारे मुअत्तल कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं, मनसूख कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान देख रहा है कि भाई हमने क्या करना है। अभी तक तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई मिसाइल हम भी यहाँ से मार दें, तो वो पाकिस्तान ने नहीं किया, लेकिन वार्न ज़रूर किया कि पाकिस्तान जो भी आगे होगा इन मामलात में खराबी अगर ज़्यादा आती है तो उसकी ज़िम्मेदारी ईरान के ऊपर होगी। तो एक जो चीज़ जो पाकिस्तान को करनी चाहिए, हर सूरत में करनी चाहिए, वो ये है कि ईरान के अंदर से जो बैठ के दहशतगर्द पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें वहाँ के अंदर मौजूद है। आपने देखा था कुलभूषण जाधव भी ईरान के अंदर से पकड़ा गया था, ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था। तो वहाँ पे जो दहशतगर्दों के ग्रुप्स हैं, वहाँ पे उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ जो उनकी सेफ हेवन्स हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर ड्रोन स्ट्राइक्स करनी पड़े या एयर स्ट्राइक्स करनी पड़े या आपको वहाँ पर रॉकेट फायर करने पड़े। पाकिस्तान को भी फौरी तौर पर रेसिप्रोकेट करना चाहिए और ईरान को एतमाद में लिए बगैर दहशतगर्दों के ठिकानों पर अटैक करना चाहिए जो वहाँ से बैठ के ईरानी सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये पाकिस्तान को ज़रूर करना चाहिए। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। ये मामला जो है इतनी आसानी से मुझे ये सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चीन ने कहा कि दोनों ममालिक ज़रा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, लेकिन ये मुझे मामला पाकिस्तान को ख़ित्ते के अंदर जो जारी एक आग है, जो जंग है, उसमें धकेलने की एक कोशिश या साजिश हो सकती है। इसी पे आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होकर मज़ीद खबरें आप तक पहुँचाएंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।